नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशु मोहन कुमार। बाजार में आज हम फिर से कमजोरी देख रहे हैं। कल निफ्टी ने अहम स्तर तोड़े थे 25,900 के, और आज हम देख रहे हैं कि 25,800 भी निफ्टी ने तोड़ दिया है। तो गिरावट बढ़ रही है और निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक भी, ये दोनों के दोनों इंडेक्स 20 डीएमए के नीचे आके अब कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी तो कोशिश कर रहा है अब अपने 50 डीएमए के लेवल को बढ़ाने की। क्या बच पाएगा, ये सवाल है। और जो चीज़ गौर करने वाली है कि आज रुपए की जो रिकवरी इंटरडे में आई है, ये भी बाजार को सपोर्ट देने का काम कर नहीं पाई है और आज काफ़ी वोलेटाइल ट्रेड रहा है। निफ्टी फिलहाल 60-65 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की कमजोरी है और 58,800 के बेहद क्रूशियल सपोर्ट के आसपास निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है लगातार वो डिटोरेट हो रहा है। तो अगले 1.5 घंटे में हमारे शो में क्या क्या खास होगा, एक बार उसकी झलक आप देख लीजिए। उसके बाद हम सिलसिलेवार ढंग से शो में आगे बढ़ेंगे और आपको हम गाइड करेंगे तमाम खबरें बताने के साथ साथ। तो 2:05 पर ऑप्शंस और फ्यूचर्स में किस तरह के संकेत हैं, कैसी पोजीशंस बन रही हैं, एफएनओ मार्केट का चेक लेंगे। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर ऑप्शन का एक बेहतरीन सौदा हम जानेंगे अपने मेहमानों से। और 3 बजे मार्केट एट 3 होगा, यानी कि बाजार खुलने से लेकर अब तक का लेखा जोखा पूरा आपको बताएंगे। और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच होगा। तो रोज की तरफ एक्शन भरपूर रहेगा शो में। लेकिन बाजार की आज की जो चिंता है वो है फिर से एफआईज की बिकवाली, ट्रेड डील को लेकर जो लंबा समय लग रहा है, और ये चीजें जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर हैं, उनका मूड खराब करने का काम कर रही हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि हाइलाइट्स क्या हैं आज के सत्र की, और उसके बाद हम बजिंग स्टॉक्स भी जानेंगे विषयों से जिनके पास है पूरी की पूरी लिस्ट। तो आज दिन के निचले स्तर के आसपास है बाजार। निफ्टी करीब करीब 70 अंक नीचे है, 25,800 के नीचे हम देखने की कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी बैंकों से सपोर्ट तो है, लेकिन जो प्राइवेट बैंकिंग के जो दिग्गज हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, ये दोनों के दोनों करीब 1.25% नीचे कारोबार कर रहे हैं। और निफ्टी के टॉप लूजर्स में ये शामिल है, करीब 200 अंक नीचे इंडेक्स है। 58,800 की क्रूशल सपोर्ट के आसपास है। रियल्टी शेयरों में आज हम बिकवाली देख रहे हैं। डेटा सेंटर का प्ले होता है अंतराज, वहां पर हम 2 के आसपास की नरमी देख रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर्स जो हैं, उनमें रियल्टी आपको सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, डिफेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल के बाद। एफएमसीजी शेयरों पर दबाव आज के सत्र में हम देख रहे हैं। तो कंजम्पशन वाला जो खेमा है वो अच्छा नहीं कर रहा है और ये दिक्कत रही है पूरे सेक्टर की। रेडिको, कोलगेट, ये 2% नीचे आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। हम देख रहे थे कि हाल फिलहाल जो क्यूएसआर वाली जो कंपनीज हैं वो सारी की सारी 52 वीक लो पर कारोबार कर रही है। लेकिन सरकारी बैंकों में तेजी है। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी 2% चढ़े हैं। अगर आप एसबीआई को भी देखेंगे तो आज 1-1.5% के आसपास की मूव्स इंट्राडे में दिखाई दिए थे। और फिलहाल एसबीआई ही है निफ्टी का टॉप गेनर, करीब 1.5% के गेंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये है बाजार की आज की स्थिति। इंडिया विक्स करीब 1.5% कमजोर हो गया, 10 के नीचे आ गया है इंडिया विक्स। तो जो बाजार में जो थोड़ी डलनेस आप देख रहे हैं वो इसके चलते भी है कि बाजार ऐसा हिल नहीं रहा है। अगर आप पिछले कुछ मिनटों में देखेंगे तो एक नैरो रेंज में आज उतार चढ़ाव हुए दिखाई दिया है। 25,800 के आसपास टिकने की कोशिश है निफ्टी की। लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में मूवमेंट्स कौन कौन से हैं, जरा ये समझ लेते हैं। विश्वमोहन के पास है बजर्स की पूरी लिस्ट। विश्वमोहन, बताइए क्या पिक्चर है आज की? देखिए, बिग बजर्स की बात करें उससे पहले एक लाइटर नोट पर आपको 2 तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं अभिषेक, और उस पर आपकी भी राय चाहेंगे। क्योंकि एक तस्वीर दिल्ली एनसीआर की ही दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से स्मॉग है वहाँ पर, क्योंकि धुंध और पॉल्यूशन दोनों का जो मिक्स है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और कोहरे के बीच में क्रिकेट जारी है, और जो लोग इस कोहरे, इस धुंध, इस पॉल्यूशन से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें क्या है वो भी देख लीजिए। किस तरह की ट्रैफिक है। यूएस में एक बार इस तरह की तस्वीरें जारी की गई थी, इस तरह की इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की, और जो दिल्ली छोड़ के ठंड का मजा लेने के लिए पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, क्या हाल है देख लीजिए। एकदम बाढ़ जैसी वहाँ पर गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है, कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही है। एक एक गाड़ियाँ धीरे धीरे यहाँ पे दिख रही है। अभिषेक, इस पर आप क्या कहेंगे? और आप देखिए, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और किस तरह से वहाँ पे फॉग, स्मॉग में भी क्रिकेट चालू है, और आप क्रिकेट को तो पसंद भी करते हैं, लेकिन इस तरह के माहौल में भी क्रिकेट खेलना
विशोन, ये जब मैंने ये वीडियो जब देखा ना, मैं सामने पहली बार आया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अच्छा ये चल क्या रहा है ये। एक तो इतना भयंकर कोहरा, कोहरे में पोल्यूशन भी होगा, उसमें खेलना मतलब अब पता नहीं, जो खेल रहे हैं तो एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की ज़रूर है। अब जो बच्चे हैं या फिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका तो बाहर निकलना मुश्किल है घर से, लेकिन जो एंथुजियास्ट हैं उनके लिए कोई बाधा नहीं है, ये कोहरा हो या फिर मौसम ख़राब हो, वो अपना पूरा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये रोहतांग में जो भारी जो जाम लगा है विश्वमोहन, इसके पीछे की आपको इंटरेस्टिंग वजह बताता हूँ। देखिए, मैं तो मनाली जाता रहता हूँ, मेरे तो ससुराल है वहीं पर, और उसके आगे है 50-60 किलोमीटर आगे रोहतांग। अब ये पहले क्या था ना कि पहाड़ी रास्ता काफ़ी लूप्स काफ़ी ज़्यादा थे, और लेकिन जब से ये टनल्स बन गए हैं, करीब 12-13 टनल्स बन गए हैं हिमाचल में मनाली तक, तो लोग फटाफट पहुंच जाते हैं। चंडीगढ़ से 5-6.5 घंटे का रास्ता हो गया है, तो दिल्ली वाले तो ये सोचते हैं कि अच्छा 2 दिन की छुट्टी मिली, सीधे पहाड़ चले जाते हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर हुई, आपने गाड़ी निकाली और सोचे कि चलिए चलते हैं रोहतांग, घूम के आ जाते हैं। यहाँ पर तो दिल्ली में तो जानलेवा है एक तरह से देखा जाए तो, स्लो पॉइजन है ही यहाँ पर, जो एक्यूआई है 700-800 पहुंच रहा है। तो लोगों की सोच सही है, लेकिन अब ये है कि हम एक साथ इतने सारे लोग पहुंचे तो तस्वीरें गवाह हैं, देखिए क्या स्थिति है वहां पर। बताइए जरा कि आप बाजार में कौन से शेयर आज बज़ कर रहे हैं। चलिए बाजार की तरफ लौटते हैं। आज सबसे ज़्यादा जो बज कर रहा है वो सरकारी बैंकों का खेमा है। शुरुआती कारोबार से हम देख ही रहे हैं कि पीएसयू बैंक से सपोर्ट आ रहा है, हालांकि शुरुआती तेजी कम हुई है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो सरकारी बैंक्स और दिग्गज बैंक भी और मिड कैप सरकारी बैंक्स भी चल रहे हैं, जिसमें एसबीआई, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में अच्छी तेजी दिख रही है। तो यही एक खेमा है जहां से सपोर्ट मिल रहा है, शुरुआती तेजी लगातार यहां पर बनी हुई भी दिख रही है। इसके अलावा अगला जो सेक्टर कह सकते हैं या जो सेगमेंट है वो है गैस कंपनियां। नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन की यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम जो बदला है, वन नेशन वन टैरिफ की जो खबर आई थी उसके बाद से ये चल रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इनके मार्जिन पर भी हिट होगा, क्योंकि एक तरह के टैरिफ पर सप्लाई करना ये भी आसान नहीं होगा, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी उसका भी फायदा मिला है। आईजीएल, एमजीएल, पेट्रोनेट, गेल और एमजीएल में तो नहीं तेजी है, लेकिन आईजीएल में काफ़ी अच्छी तेजी की। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी काफ़ी आईजीएल के लिए अच्छी थी। हिंदुस्तान जिंक जबरदस्त तेजी है, महीने भर में 20% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। सिल्वर का डायरेक्ट कनेक्शन है, करीब करीब 20% सीधा रेवेन्यू हिंदुस्तान जिंक के लिए चांदी से ही आता है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी है और इंडिया की तो लीडिंग है ही, और उसका फायदा साफ तौर से मिल रहा है। लेकिन ये भी दिन के ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, क्योंकि एक तरफा रैली दिखी भी है पिछले एक महीने में। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक जो 52 वीक हाई पे है, उसमें वेदांता है। वेदांता में भी देखिए यहाँ पर भी चांदी का भी प्ले है। डीमर्जर वाली खबर भी आई थी, जो 5 कंपनियों में बांट देंगे अब और अपने डेट को पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर करेंगे। बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव और चालाकी भरा मूव था, उससे ये तेजी बनी थी। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस देखिए, नैल्को देखिए, तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं। श्रीराम फाइनेंस में तो जापान की सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल आर्म है उनका 20% हिस्सा लेने की खबर से ये तेजी आई है। लेकिन मीशो लगातार ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है। जब से लिस्ट हुआ 111 का इशू प्राइस था और वहां से 95% से ज्यादा की तेजी 216 के ऊपर आ चुका है। यहां पर भी यूबीएस की रिपोर्ट काफी अच्छी आई थी और शानदार तेजी दिख रही है, 20% के ऊपरी सर्किट पर है। इंडियन ओवरसीज बैंक ओएफएस की खबर से यहां पर डिस्काउंट में फ्लोर प्राइस तय हुआ था और उस खबर से देखिए 5.5% उतना भाव करेक्ट भी हो चुका है। 34 के जो फ्लोर प्राइस है उसके बेहद करीब आ चुका है। एक्जो नोबल जो फॉरेन प्रमोटर्स हैं यूके की, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेची है और उसका खामियाजा 13% तक ये स्टॉक टूट चुका है। तो ये कुछ बड़े एक्शन है। इस एक्शन वाले लिस्ट और बढ़ाएंगे, 3 बजे और भी लिस्ट लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक से समझ लेते हैं कि बाजार में कौन से ऐसे सेक्टर है जो बच कर रहे हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करने का मन बना रहे हैं तो कौन से ऐसे की लेवल है जिसका आप ध्यान रखना चाहिए आपको। बताइए अभिषेक। विश्व में देखिए बाजार में ना कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ट्रेडर्स जो हैं वे 20 डीएमए के लेवल को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं, और हम देख रहे हैं कि निफ्टी तो 20 डीएमए के नीचे आ ही गया था। निफ्टी बैंक भी आज 20 डीएमए के नीचे के कारोबार कर रहा है, जो कि 59,300 के आसपास का है। अब निफ्टी संघर्ष कर रहा है 50 डीएमए के लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखते हैं कि उसमें कामयाब होता है नहीं होता है। अदरवाइज मतलब जो गेन्स आ रहे हैं ना वो विश्व में टिक नहीं पा रहे हैं। बाजार को मतलब किसी बड़े ट्रिगर्स का इंतजार है। अब वो बड़े ट्रिगर मेरे हिसाब से 2 ही होंगे।
पहले तो वो क्वार्टर 3 के अर्निंग्स होंगे और उसके बाद यूएस इंडिया की ट्रेड डील कब होती है उस पर नज़र रहने वाली है। एक मैं इंटरव्यू के कुछ अंश पढ़ रहा था आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की। उन्होंने कहा है कि अगर ये ट्रेड डील हो जाती है अमेरिका और भारत की, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में हम 50 बेसिस पॉइंट का, आधे परसेंटेज पॉइंट का हम उछाल देख सकते हैं। तो वो हो सकता है कि आगे ट्रिगर करे। अदरवाइज तो बाजार अभी बिल्कुल वेट इन वॉच के मूड में है और लगातार हम देखते हैं कि तीसरे सत्र में निफ्टी नीचे है, लगातार दूसरे सत्र में निफ्टी बैंक को हम नीचे आते हुए देख रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे सरकारी बैंक होंगे, सिलेक्टिव आईटी हो गए, ऑयल एंड गैस हो गए, तो चौतरफा बाजार में कमजोरी दिखाई दे रही है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी आधे % नीचे ही कारोबार कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत जो रिकवरी आ रही है बाजार में इंट्राडे में भी, हालांकि रेंज आज काफी सीमित है, वो टिक नहीं पा रही है। तो मेरा ये मानना है कि बचे सत्र के लिए जो निफ्टी का जो सपोर्ट रेंज है 25,800 से 25,700 ये सपोर्ट रेंज है, निफ्टी उसी के बीच में ही है। अगर मान लीजिए 25,700 अगर टूटता है तो फिर आपको दिखेगा कि 25,500 के लेवल भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। जो रेजिस्टेंस का लेवल आज के लिए है, जो रिमेनिंग जो सेशन है करीब करीब सवा घंटे के आसपास का, वो होगा 25,900 का। और अब मेरा मानना यह है कि 26,000 के ऊपर जाने पर ही बाजार में जो सेंटिमेंट होगा वो आपको फिर से बेहतर या फिर तेजी का होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज एक लैकलशर माहौल बना रहेगा। मुझे जो क्लोजिंग में वॉच कर रहा हूं शुभन, 25,800 के आसपास निफ्टी आप देखेंगे। 25,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो थोड़ा सेंटिमेंटली मेरा मानना है कि बेहतर होगा। बाजार पूरी तरह से कंसोलिडेशन वाले फेज में है। अभी शॉर्ट करने की राय नहीं है, अभी शॉर्ट करने का अभी मौका आया नहीं है बाजार में। अगर क्रैक यहां से अगर विजिबल होते हैं, डीप होते हैं, 25,700 मान लीजिए टूटता है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार जो निफ्टी गिरा था 25,700 ही से कवर करके फिर ऊपर के लेवल हमने देखे थे। तो अगर वो टूटा तो फिर बाजार में फिर गिरावट बढ़ेगी। अदरवाइज देखते हैं, एक वेट इन वॉच आप इंडेक्स में करके चलिए। निफ्टी बैंक, अब ये दोनों हैवी वेट्स, ऐसा है वेटेज का मामला, ये देखते हैं कब तक होता है, ये तो बदलने वाला है। खैर निफ्टी बैंक के शेयर भी बढ़ने वाले हैं, 12 से 14 होने वाले हैं। यूनियन बैंक, येस बैंक उसमें शामिल होने वाले हैं अगले 1 से 1.5 महीने में। तो अब ये दोनों के दोनों मूड खराब कर रहे हैं। निफ्टी बैंक अपने बिल्कुल क्रूशल सपोर्ट, आज का जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 58,500 तक के भी लेवल आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल 58,800 के सपोर्ट पर ही है और यही आज का मेरा मानना है कि शायद इसको निफ्टी बैंक रेस्पेक्ट कर भी ले। जो रेजिस्टेंस है ये 59,300 का, यानी कि जो 20 DMA का जो लेवल है वही निफ्टी बैंक के लिए अब रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अगर प्राइवेट बैंकों की रिकवरी मान लीजिए नहीं आती है, देखिए आईसीसी बैंक बार बार परेशान कर रहा है, एचडीएफसी बैंक भी चल नहीं रहा है, और अगर ये दोनों नहीं चलेंगे, दोनों का वेटेज लगभग 55% के आसपास का है, फिर निफ्टी बैंक चलेगा कैसे? सवाल ये है। हमने लगातार एक चाल तो देखी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ठिठक रहा है। और एक और जो चिंता की बात यह है कि अगर एफआईज लगातार अगर बेचते हैं तो क्या बेचते हैं वो? बैंकिंग फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा एक्सपोजर उनका है। बैंकिंग फाइनेंशियल हो गया, आईटी हो गया, मेटल, ऑयल एंड गैस। तो अगर उनकी तरफ से बाइंग नहीं आती है तो फिर ये माहौल थोड़ा सा ना ढीला बना रहेगा। मेरा मानना है कि इंडेक्स में ना अभी ट्रेड खोजना थोड़ा जबरदस्ती होगी। आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव की तरफ जाइए, देखिए जहां पर अच्छी खबरें हैं, जहां पर वैल्यूएशन अच्छे हैं। आप ही बता रहे थे विश्व मोहन कि मीशो ने तो हफ्ते भर में पैसे डबल कर दिए, तो जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है वो शेयर चल भी रहे हैं, वहां पर बाइंग आ रही है। लेकिन इंडेक्स में मेरा मानना है कि अभी ट्रेड ना ले तो बेहतर है, वेट एंड वॉच अभी यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर इंडेक्स में ना अगर ट्रेड करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ पर शॉर्ट्स करने की भी नई सलाह है। ये रीडिंग है अभिषेक की। आप स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मौके देखिए, और कई सारे स्टॉक्स हैं जो इस बाजार में भी खूब चल रहे हैं। इस तरह के मौके, इस तरह की चर्निंग में आपको कहाँ मौके दिख रहे हैं ये आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए, लेकिन इस बीच हमारे साथ पीएचडी कैपिटल से प्रदीप हल्दर जी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। आपने कंपनी का नाम बहुत अच्छा दिया, पीएचडी कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन में आप लोगों ने पीएचडी कर रखी है, जैसे एमबीए चाय वाला था, उन्होंने एमबीए नहीं किया था, लेकिन नाम इस तरह का अट्रैक्टिव दिया था। क्या उस तरह की सोच के साथ तो नाम नहीं दिया था आपने अपनी कंपनी का? गुड आफ्टरनून सर, आपको एंड अभिषेक जी को भी। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मतलब पीएचडी मतलब पी फॉर प्रदीप, एच फॉर हल्दर, डी फॉर डायरेक्टरी, बट ऐसा नहीं है। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, सो पैशन था, पी फॉर पैशन, एच फॉर हंगर, डी फॉर डेडिकेशन। तो पैशन, हंगर एंड डेडिकेशन, ये तीनों कॉम्बिनेशन से बना था पीएचडी कैपिटल। ओके, काफी अच्छी सोच है इस नाम के पीछे ही। चलिए, लेकिन बाजार के पीछे क्या सोच है सर आज? अब देखिए, जिस तरीके का मार्केट है लगातार वीकनेस दिखा रहा है, और मैं अभिषेक जी को सुन भी रहा था, सिमिलर एकदम मेरा सेम भी हुआ है। कहीं ना
लग रहा है कि अगर एक बार 25,800 इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाता है तो 25,650 इससे पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं दिखता मुझे निफ्टी में। सो कहीं ना कहीं इंडेक्स पे अभी वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन रहेगा, और बैंक निफ्टी भी अभी 58,862 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो अगर 58,900 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है तो फिर से एक बार आपको 58,500 58,450 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन अभी है। मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक आप फोकस करें। अगर 58,900 के ऊपर नहीं टिकता है बैंक निफ्टी तो 58,500 58,450 तक भी फिसलने की संभावनाएं बन रही है। और वही हाल अगर निफ्टी में 25,800 के ऊपर नहीं टिकता है तो 25,650 तक के भी रास्ते खुले हुए, ऐसा प्रदीप जी को लगता है। तो अभी इससे दूर रहे, इंडेक्स में ट्रेड करने की बजाय स्टॉक में मौके ढूंढे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स और आपको बताते हैं वो कौन कौन से मौके हैं। प्रदीप जी बताइए वो कौन से मौके अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जितने भी स्टॉक को लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कोई भी फिनेंशियल या तो कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एंड हो सकता है कि कुछ क्लाइंटों को भी हम ऐसे एडवाइस देते तो उनके पास हो। स्टॉक का नाम रहेगा इंडिया सीमेंट। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 427 426.50 के आसपास। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक्चुअली कॉल थोड़ा मैंने पहले दिया था तो स्टॉक थोड़ा चल गया है, तो मैं टारगेट को रिवाइज कर देता हूं। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 438 रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट रहेगा 455 438 दोनों टारगेट के लिए मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करना चाहिए। स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस आपको 403 के आसपास मेंटेन करना चाहिए और मिनिमम 5 से 7 दिन का एक व्यू रखना चाहिए। ओके, तो स्टॉप लॉस को भी आपने रिवाइज किया, 403 किया है और पहला टारगेट है 438 का 438 का, दूसरा टारगेट है 455 का। इंडिया सीमेंट पे आपकी पहली खरीदारी की राय है। एक कॉल और मैं आपसे लूंगा, मैक्स हेल्थ में आज 3.5% से गिरा हुआ है, निफ्टी का टॉप लूजर है, यहां पर क्या राय आ रही है प्रदीप जी? देखिए, मैक्स हेल्थ केयर बेसिकली फंडामेंटली एक स्टेबल कंपनी है, लेकिन अगर हम ट्रेंड देखेंगे वीकली चार्ट में एक ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ था ऑलमोस्ट 1130 1125 के आसपास। वो ब्रेक होने के बाद लगातार लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। सपोर्ट अभी यहाँ पे नहीं है, ऑलमोस्ट 965 970 के अराउंड एक सपोर्ट है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से भी स्टॉक और नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे अभी अगर किसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, 950 में है, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। सो इसीलिए एक बार करेंट जोन से अवॉइड करना है, फ्रेश बाय नहीं करना है। ठीक है, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, अवॉइड कीजिए मैक्स हेल्थ केयर को 3.5% नीचे। और ये निफ्टी का सबसे ज़्यादा गिरने वाला आज के सत्र में शेयर है, वायदा में भी ये है टॉप लूजर। एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आज उन्होंने कौन से शेयर खोजे हैं और आपके पैसे कहां पर बन जाएंगे। गौरव शर्मा हमारे साथ हैं ग्लोब कैपिटल के। गौरव जी गुड आफ्टरनून, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? क्या बाजार का मूड देखते हुए कोई सेल कॉल भी है या फिर तेजी के खिलाड़ियों पर ही भरोसा है? नमस्कार अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। बाजार का मूड माहौल साइडवेज है। इनडिसाइसिव ट्रेड आज थ्रू आउट द डे कंटिन्यू कर रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंस बैंक मुझे काफी लंबे समय से अच्छा लगता है, आज भी मैं उसी पे फोकस करूंगा। तो जो फर्स्ट स्टॉक जो आज मैंने चुना है दैट इज सरकारी बैंक के क्षेत्र से बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है। करंट लेवल्स पे बाय की सलाह रहेगी स्टॉक में। बहुत ही अच्छी शानदार एक चार्ट फॉर्मेशन है, पूरा का पूरा ओवरऑल अच्छा बाइंग चल रहा है। पिछले 4-5 दिन से जो जिस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, उस रेंज को ब्रेकआउट के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। ऑल दो स्लाइटली प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस है यहाँ से निकल जाएगा शेयर। 142.50 के आसपास का भाव है, बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे। 139 का एक छोटा सा स्टॉप और 148 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं आने वाले 1-2 सेशंस में। जो दूसरा स्टॉक आज मैंने चुना है दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एनबीएफसी स्पेस। इसके अंदर भी आज एक अच्छी तेजी बनी हुई है, अगेंस्ट द मार्केट 2.5% तेज खड़ा है। वॉल्यूम बैक बाइंग देखने को मिल रहा है, 350 के भाव पे बहुत अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है ये। बाय की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे स्टॉक में। 342 342 का स्टॉप और 360 से 365 तक के टारगेट्स आने वाले 1-2 सेशंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक। ठीक है, बढ़िया है। एमएनएम फाइनेंस पर भरोसा है, 360 365 के टारगेट और बैंक ऑफ इंडिया
एक बैंकिंग का शेयर हो गया और एक फाइनेंशियल का शेयर, और यही दो ऐसे एरियाज हैं जगह जहां पर अगर आप लंबी अवधि के लिए भी कुछ सोच रहे हैं बाइंग करना तो आप कर सकते हैं। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। आयशर पर एक राय चाहिए आपसे प्रदीप, क्योंकि हमने देखा है कि 20 नवंबर के बाद से इस शेयर ने कभी क्लोजिंग बेसिस पर 7000 के लेवल को ब्रीच किया नहीं है, और जब भी 7000 के आसपास आता है एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है। रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही कहेंगे। आप जरा बताएंगे आयशर यहां से आप कितना स्ट्रांग होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जो मैं ऑप्शंस में मैं जो डेटा देख रहा हूं वो भी काफी स्ट्रांग है आयशर के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि 7155 का भी प्राइस है, लगातार हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 7450, सेकंड मुझे लगता है कि 7800 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 6957 के अराउंड मेंटेन करना चाहिए। डेली एंड वीकली मंथली तीनों टाइम फ्रेम में बढ़िया लग रहा है, और एक फॉलो अप बाइंग भी यहाँ पे आ रहा है। सो ये मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू होने वाला है। प्रदीप, एक क्विकली आप जरा राय देंगे डिक्सन पर। आप काफी बुलिश थे, शेयर ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई भी थी, हालांकि कल और आज दोनों सत्र में शेयर गिरा है और आज तो ये ऑलमोस्ट अब डे लो पर है, 2.5% की गिरावट। अपने स्टांस पर आप कायम हैं या फिर उसको रिवाइज करेंगे? देखिए अभिषेक जी, मैंने कॉल दिया था 12,700 अप्रोक्स उस टाइम पे प्राइस था, और मेरा दो टारगेट था 13,200 एंड सेकंड टारगेट था मेरा 13,800। तो दोनों टारगेट ही अचीव्ड है, और मैंने एक अपडेट भी दे दिया था। उसके बाद अभी फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं फिर से 13,000 12,900 के आसपास मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स अगर आप बने हो स्टॉक के साथ, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। एज ए अगर हम 1 से 2 क्वार्टर वेट करते हैं तो फिर से आपको यहाँ पे 15,200 15,500 तक प्राइस मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था ऑलमोस्ट मार्च 25 में भी एक सपोर्ट था 12,500 ब्रेक किया। तो मल्टीपल सपोर्ट है स्टॉक्स में, फंडामेंटली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर आप निवेशक हैं तो आप होल्ड कीजिए। और यहाँ से 15,200 के टारगेट हैं प्रदीप के डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए, 12,900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अब इतने बड़े साइज के शेयर हैं, लेकिन बिहेवियर अगर आप स्टॉक का देखेंगे ना तो वो ट्रेडिंग वाले जैसा बिल्कुल हो गया है। इतना उथल पुथल डिक्सन टेक में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और शेयर है जिसमें थोड़ा सा ना मतलब क्रैक्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, हीरो मोटो। हीरो मोटो हमने देखा था कि 6,400 रुपए तक गया था, लेकिन शेयर गिर के आ गया है 5,800 रुपए के आसपास, और आज हम देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट है 2-2.5% के आसपास की। क्या हीरो मोटो और गिरेगा, या फिर ये वो शेयर है जो अब बाइंग जोन में आ गया है और आपको इसे लपक लेना चाहिए? इस पर राय लेंगे गौरव जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार हम देख रहे हैं कि एक नैरो रेंज में है। निफ्टी की जो गिरावट है 50 अंकों की है, 60 अंकों की, और निफ्टी बैंक करीब करीब 200 अंक नीचे है। ज़्यादा लेवल्स में कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी देखेंगे ना तो वो भी ऑलमोस्ट जस का तस है जो अब से 20-25 मिनट पहले थे। 850-900 शेयर हम देख रहे हैं कि तेजी वाले हैं, और करीब 2000 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। थोड़ा वीक तो है वो। इंडिया विक्स अब हम देख रहे हैं कि 10 के नीचे आ गया है। गौरव जी, कैसे आप रीड कर रहे हैं इंडिया विक्स को? क्या इंडिकेट ये कर रहा है? और लगे हाथ अब जरा हीरो मोटो पर भी अपना व्यू दीजिएगा। अभिषेक जी, आज के सत्र को तो हमें पूरा ही इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो एक लैकलस्टर रेंज बाउंड मूव चलता चले आया है, और लार्जर शेयर्स पे बहुत ज्यादा मूव नहीं है। मिड और स्मॉल कैप के अंदर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। मार्केट बैट सुबह से ही मैं कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा हूँ, 1:2 का रेशियो चल रहा है, यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या डबल के करीब है बढ़ने वाले शेयरों के कंपैरिजन में। तो ये कोई उत्साहजनक मार्केट नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक ऐसे में स्टेइंग पुट कुछ ना किया जाए वो ज्यादा अच्छी अप्रोच होती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। जिन सेक्टरों में ऑलरेडी जान है, जो चलते हुए आ रहे हैं, जिन स्पेसेस में ऑलरेडी परफॉर्मेंस है, उन्हीं को अपना टारगेट रखना चाहिए, रादर देन हम कुछ नया चीज ऐसे समय खोजें। अब आप जैसे हीरो मोटोकॉर्प में बात कर रहे थे,
अच्छी खासी गिरावट पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में देखने में मिली है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात थी जब आई थिंक 2-1 दिसंबर के आसपास जब इसने अपने नवंबर के सेल्स फिगर्स घोषित किए थे, बहुत ही शानदार नंबर्स आए थे। 31% का इजाफा डोमेस्टिक सेल्स में था, 70% की ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में आई थी। अब इस तरीके का परफॉर्मेंस जिस स्टॉक में चलता चले आ रहा है और उसमें अगर हमें इस प्रकार की गिरावट मिले तो ये सर्टेनली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिन निवेशकों के पास ऑलरेडी पोजीशन है उन्हें निश्चिंत होके अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऐड करना चाहे फर्दर ऐड कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए इस डिक्लाइन में ये बाय करने का मौका है। देयरफॉर बाय ऑन डिप्स की सलाह है हमारी हीरो मोटोकॉर्प पे। रहा है बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं। चलिए कुछ शॉर्ट्स वाले कैंडिडेट ढूंढते हैं जहाँ पर और गिरावट की आशंका तो नहीं लग रही है। आज कोलगेट काफ़ी कमज़ोर है, 3% तक टूट गया है। प्रदीप जी क्या राय है कोलगेट को लेकर? एक वीकनेस दिखा रहा है एंड कंटिन्यूअसली लास्ट 15 मिनट का भी चार्ट देखेंगे ऑलमोस्ट 2163 से लगातार नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि गिरावट यहाँ से थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अगर आप यहाँ से देखते हो तो सपोर्ट नेक्स्ट 50-60 पॉइंट से पहले तो नहीं है। मतलब यहाँ से भी अगर हम देखेंगे 2050 एंड 2040 2050 तक इजीली ये मूव कंटिन्यू हो सकता है नीचे के साइड में। ओके, यानी 50-60 रुपए और यहाँ से नीचे आ सकता है कोलगेट, ये आपका कहना है। पीवी फिनटेक भी आज काफ़ी कमज़ोर है, 2.25% की गिरावट यहाँ भी दिख रही है। गौरव जी पीवी फिनटेक को लेकर क्या राय है? विष्णु मोहन जी, गुड आफ्टरनून। गुड पिछले आफ्टरनून सर। कुछ दिन पहले एक बहुत ही शानदार फॉर्मेशन बनी थी स्टॉक के अंदर और उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, लेकिन समाउ वो फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है और कंप्लीटली ये शेयर वापस अपने एक रेंज बाउंड ट्रेजेक्टरी में आ रहा है। आई थिंक अभी कुछ समय देना चाहिए, बेटर है इसे अभी अवॉइड की सूची में रखा जाए, यहाँ पे फ्रेश एंट्री ना लें, क्योंकि ये जो गिरावट बनी है ये काफी एग्रेसिव गिरावट नजर आ रही है। एग्रेसिव गिरावट आ रही है, इस स्टॉक को अभी अवॉइड करने की ही सलाह यहाँ पर आपकी तरफ से दी जा रही है। पॉली कैब हमने शुरुआत में भी आइडेंटिफाई किया था, आज मॉर्निंग शो में भी। आज देखिए गिरावट इसकी और भी बढ़ी है, 3.25% से ज़्यादा की गिरावट पॉली कैब दिख रही है और नए शॉर्ट्स भी बिल्ड हो रहे हैं, नए शॉर्ट पोजीशन बनते दिख रहे हैं पॉली कैब में। यहाँ पर क्या राय है प्रदीप जी पॉली कैब? अब देखिए मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो ब्रेकडाउन है कंफर्मेशन है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे वीकली चार्ट में भी एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बन के नीचे आ रहा है एंड इससे पहले भी एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 7300 के आसपास, वो भी ब्रेक हो चुका है। सो मैं देख पा रहा हूँ कि 6800 उससे पहले तो कोई सपोर्ट नहीं है, तो अभी अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। अभी तो फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं है इसमें, और थोड़ा नीचे आ सकता है। एक स्टॉक है यहाँ पर हिंडाल्को और नाल्को, ये दोनों एल्युमिनियम कंपनियां चल रही हैं। गौरव जी क्या राय है हिंडाल्को और नाल्को पर? दोनों ही की चार्ट फॉर्मेशंस बहुत ही सॉलिड है, या इस तरीके से देखा जाए मेटल पैक पूरा ही लगभग अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोनों के अंदर बाय एंड होल्ड की सलाह रहेगी। ठीक है, ये राय हो गई। लेकिन जरा चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और आपको बताते हैं ऑप्शंस का एक दमदार ट्रेड ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। एंजल वन स्नेहा सेठ हमारे साथ हैं। स्नेहा जी बहुत शुक्रिया आपका, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सा स्टॉक आपने स्पॉट किया है और क्या स्ट्रेटजी होगी? अगर आप ओवरऑल मार्केट देखें तो आज थोड़ा सा हायर लेवल से सब प्रॉफिट टेकिंग है, बट पीएसयू के कुछ कुछ काउंटर्स काफी अच्छे लग रहे हैं पीएसयू बैंकिंग स्पेस में स्पेसिफिकली। अगर आप इसका इंडेक्स भी देखें तो नियरली 1% एंड अबाव ऊपर है ये इंडेक्स, 20 डेमा के आसपास ट्रेड करा और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी तेजी आ सकती है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे एसबीआई, ये अगर आप देखें तो इसका चार्ट से काफी स्ट्रांग है और काफी टाइम से अगर आप देखें तो ओवरऑल स्ट्रेंथ तो दिख ही रही थी और आज काफी अच्छी मूव आई है। जो रिसेंटली एक रेजिस्टेंस था अराउंड 973 972 के आसपास ये काउंटर ने सरपास किया है। मेरा मानना है यहाँ पर जो ओवरऑल डेटा भी है ऑप्शन सेगमेंट में अगर आप देखें तो 970 से लेके 1020 1010 तक के कॉल्स में काफी अच्छी अनवाइंडिंग आ रही है, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। तो मेरा मानना
से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे करंट लेवल्स पे ही जो ऑप्शंस के थ्रू हम जो 980 की कॉल है वो बाय करें। 10 रुपए के आसपास इसे बाय करना होगा। स्टॉप लॉस 4.5 का रहेगा, टारगेट 19 का रहेगा। एज पर द टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट विल बी अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल अराउंड 7000 तक का रहेगा। ठीक है। एसबीआई ये आज तेज है, आज निफ्टी टॉप गेनर भी है और आपको 980 वाली कॉल खरीदनी है 10 रुपए के भाव पर। टारगेट 19, स्टॉप लॉस 4.5 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 7000 का, अधिकतम नुकसान 4000 रुपए का। तो रिस्क और रेशियो है ठीक ठाक। एसबीआई में आप ये स्ट्रेटजी बना के पैसे बना सकते हैं, ऐसा स्नेहा जी का भरोसा है। स्नेहा जी बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। चलिए एक और एक्सपर्ट को अपने साथ में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। और आस्था जी ऑलराउंडर एनालिस्ट हैं। एक जाना था कि कमोडिटीज को काफी अच्छे से ट्रैक करती थी, आई होप कि अभी भी ट्रैक करती होंगी आस्था जी। और उसके अलावा शेयरों के फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ देखती हैं आस्था जी। आस्था जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जरा बताइए कि आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं आज के लिए? जी, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी अभिषेक जी, अभी देखिए मार्केट में कितने साल हो गए हैं, 2005 से मैं इस मार्केट में हूँ। तो धीरे-धीरे कमोडिटीज, इक्विटीज, आईपीओज आपको तो पता ही है। तो सब पे अब धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा कोशिश करती हूँ जी एनालिसिस करने की। और अभी जो मुझे पसंद आ रहा है वो है ल्यूपिन। ल्यूपिन की बात करें तो मार्केट्स अभी जिस तरह से एक मोमेंटम हम देख रहे हैं, थोड़ा वीक लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो खरीदारी की सलाह है वो डिप्स पे रहेगी। तो ल्यूपिन पे खरीदना तो है बट थोड़े से डिप्स आते हैं, क्योंकि आज भी हमने देखा कि सुबह से थोड़ा-सा एक इसने हाई से अपने वापस से नीचे आया है। 2100 के आस-पास अगर ये काउंटर आता है, तो वहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 2045 का रहेगा। टारगेट रहेगा 2165 का पहला, दूसरा 2190 का। तो आज के मार्केट को देखते सिर्फ एक ही ट्रेडिंग कॉल दे रही हूँ और वो ल्यूपिन पे रहेगी। ठीक है, ल्यूपिन को खरीदने की सलाह है और 2045 का स्टॉप लॉस होगा। 2165 और 2190 ये दो टारगेट होंगे एक ही ट्रेड। जो जहां पर कन्विक्शन हाई हो, ट्रेड भले ही कम हो संख्या में, कोई बात नहीं। आस्था जी अच्छा आस्था जी, आप तो सिल्वर तो आप बिल्कुल आप ट्राई कर ही रही होंगी। जरा बताएंगे कहां तक जाएंगे भाव ये? मतलब 4000 5000 तो ऐसे सिल्वर के दाम बढ़ते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आप क्या देख रही हैं सिल्वर का फ्यूचर? जी, बिल्कुल। देखिए सिल्वर का फ्यूचर तो अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है और भी यहाँ से एक अच्छी तेज़ी दिखाने का। और मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट लेवल सिल्वर में हमें देखने को मिलेंगे, वो 2,20,000 तक के रहेंगे। तो मेरे को लगता है कि सिल्वर में अब 2,20,000 2,30,000 तक जाने की कोशिश ये काउंटर कर सकता है, वहाँ तक की एक तेज़ी लगती है। चांदी में लग रही है तो हिंदुस्तान जिंक का खरीद के जाना चाहिए क्या? देखिए विश्वमोहन जी, ये सवाल शायद हम लोग लास्ट टाइम मिले थे तभी भी आपने बोला कि चांदी पे बेट करेंगे कि हिंदुस्तान जिंक पे, और उस टाइम पे मैंने हिंदुस्तान जिंक का ही नाम लिया था। तो बिल्कुल लेकिन आज मैं बोलती हूँ कि आज चांदी भी अच्छी लग रही है। दोनों ही सेक्टर्स मतलब दोनों ही काउंटर्स अच्छे हैं अपने-अपने सेक्टर्स के हिसाब से। तो अगर इक्विटी में प्ले करना है तो हिंदुस्तान जिंक अभी भी अच्छा लगता है, और कमोडिटी में प्ले करना है तो चांदी। अगर एक के साथ जाना है तो मैं अभी भी हिंदुस्तान जिंक के साथ जाऊँगी, लेकिन थोड़ी-सी गिरावट पे। तो हिंदुस्तान जिंक अगर इक्विटी में जाना है तो डेफिनिटली चांदी को प्ले करने का बेस्ट बेट है, बट अभी ना करें, बहुत तेज हो गया है। थोड़ी-सी गिरावट आ जाए, कहाँ तक कि अभी चल रहा है 576, मेरे हिसाब से गिरावट 550 तक के जोन में है, तो खरीदारी के बढ़िया मौके यहाँ पे वापस से तलाशने चाहिए। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक में भी और चांदी में भी जब गिरावट पे मौका मिले, लेकिन रूम दोनों में है, ऐसा आस्था जी को लगता है। प्रदीप जी, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे चांदी को लेकर? जी नहीं, मैं एक्चुअली ट्रैक नहीं करता कमोडिटीज। ओके, कोई नहीं सर। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। एक काउंटर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और यहाँ पर भी आज अच्छे लॉन्ग एडिशंस होते दिख रहे हैं। 1% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। गौरव जी, क्या रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर? विष्णु मोहन जी, एक सीधी चाल देखने को मिल रही है इस बैंक के अंदर।
स्ट्रेट अप मूव है फ्रॉम 720 740 के जोन से। अभी हम लगभग 1000 रुपए के आसपास हैं। कुछ दिन पहले 1000 का आंकड़ा पार किया था। अभी भी होल्ड की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 960 रुपए का, और यहाँ से एक ट्रेडिंग पोजीशन के लिए होल्ड रखना चाहिए। 1040-50 का आंकड़ा आई थिंक आने वाले 1-2 हफ्ते में दिख जाना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर। लेकिन ये खबर आ रही है कि रूस पर नए प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। जो पीस डील, जो सीजफायर को लेकर जो डील इन्होंने तैयार की थी ट्रंप साहब ने, अगर उस पर बात नहीं बनती है तो रूस पर नई पाबंदियां यूएस की तरफ से लगाई जा सकती है। ये अपडेट आ रहा है। तो जियो पॉलिटिकल रिस्क के लिहाज से ये थोड़ा निगेटिव खबर है। लेकिन चलिए, इस तरह के बयान आते रहते हैं। इस बीच हमारे साथ सौमिल मेहता भी जुड़ गए हैं। सौमिल जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत आपके क्लोजिंग ट्रेड से करते, बताइए आज आप क्या लेकर आए हैं? मेरा एक्चुअली आपको जो पहले भी मैंने दिया हुआ है 1-2 दिन पहले, भारती एयरटेल मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे लेवल्स पर है। थोड़ा सा करेक्ट हुआ था और 20-40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट भी लिया है। आज थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक में बहुत ही अच्छा कर सकता है। यहाँ से एक स्टॉप लॉस लगाएंगे अराउंड 2070 के आसपास, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे अराउंड 2175। मेरे पास दूसरा स्टॉक है टाइटन। टाइटन भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मीडियम टर्म आउटलुक में ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कर रहा है टाइटन। यहाँ पर आज भी थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन मुझे लगता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। टाइटन में एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 3800 के आसपास, और ऊपर में जो टारगेट होंगे वो अराउंड 4250 के होंगे। तो टाइटन और भारतीय एयरटेल आपने ओपनिंग ट्रेड्स में भी दिए थे और क्लोजिंग ट्रेड्स में भी, और टारगेट यही थे। तो ये इस टारगेट के लिए कल तक इंतजार करना होगा सौमिल जी? एब्सोल्युटली। मैं इसलिए ज्यादा जो लार्ज कैप्स है और जो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, वैसे ही स्टॉक्स को मैं फोकस कर रहा हूँ। द ओनली रीजन इज, आई लेट यू नो द रीजन एज वेल। द रीजन इज क्योंकि मार्केट्स अभी 25,770 के आसपास है, और ये बहुत ही क्रूशियल लेवल्स हैं इस समय। 25,600 700 का जो ये पूरा सपोर्ट जोन है, जहाँ पे बहुत बार मार्केट्स ने सपोर्ट लिया है, अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स है, जो छोटे स्टॉक्स है और ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, वो बहुत ही ज्यादा शार्प सेल ऑफ दिखाई देंगे। लेकिन ये जो स्टॉक्स है जो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, वो एक साइडवेज जा सकते हैं, या तो एक अप ट्रेंड फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये स्टॉक ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, तो बढ़िया है, क्योंकि इस तरह के माहौल अगर खराब रहते हैं तो स्मॉल कैप की पिटाई ज़्यादा होती है। और हम देख भी रहे हैं लगातार वो पूरा पैक ही गिर रहा है, और ऐसे में दिग्गजों के साथ रहना ऐसे माहौल में ज़्यादा बेहतर है। इस स्ट्रैटेजी की वजह से सौमिल जी यहाँ पर दिग्गजों को लेकर ही कॉल दे रहे हो। कन्विक्शन है इनका टाइटन को लेकर और भारतीय एयरटेल को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स जहां हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स भी होगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार एक रेंज में ही है। निफ्टी की जो गिरावट है करीब 70 अंकों के आसपास की है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 155 अंकों के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। आज जो शेयर कमजोर हैं निफ्टी में, आप देखेंगे मैक्स हेल्थ में गिरावट है करीब 3.5% के आसपास की। अपोलो हॉस्पिटल में करीब 2.25% के आसपास की गिरावट है। राय आपसे इस पर हम लेना चाहेंगे गौरव जी। अगर मान लीजिए किसी को थोड़ा लंबा होराइजन रखना हो, आपका व्यू क्या होगा? क्या ये जो गिरावट आ रही है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या इसके अलावा इस स्पेस में कोई और शेयर जो आपको पसंद आ रहा हो? अपोलो हॉस्पिटल्स इज अ गुड स्टॉक, नो डाउट अबाउट इट। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें या हम फोर्टिस की बात करें, ये दोनों ही हमारे कवरेज रडार पे हैं, और हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी किया हुआ है। तो हियर इज अ जनरल डिस्क्लेमर एज वेल कि हमारे क्लाइंट्स की इन शेयर्स में पोजीशन हो सकती है। तो यस, ये सर्टेनली ये गिरावट एक लंबे अवधि के लिए एडअप करने की अपॉर्चुनिटी है। जो निवेशक हैं वो निश्चिंता पूर्वक अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, अगर आप निवेशित हैं तो आप निवेशित रहिए। ये राय है। जीएमआर एयरपोर्ट का जो शेयर है वो फिर से हम देख रहे हैं कि 100 रुपए का लेवल
तोड़ने के नजदीक आ गया है, नीचे की तरफ डी लो पर है, करीब 3% के आसपास की गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं। इसको लेकर राय क्या होगी प्रदीप जी आपकी? GMR एयरपोर्ट क्या करें शेयर में? देखिए रिसेंटली हमने देखा 2010 के आसपास का एक मल्टी ईयर रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 95 96 के आसपास, तो उसके ऊपर ब्रेकआउट आया था। स्टॉक चला भी था ऑलमोस्ट 109 एंड 110 के आसपास, तो फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 96 का एक स्टॉप लॉस, अगर किसी का पोजीशन लॉन्ग है तो आपको 96 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर 96 के ऊपर रहता है तो फिर से एक बार आपको 125 130 तक मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरीके से 100 अभी आसपास है, अगर 96 के नीचे चला जाता है तो ये व्यू इनवैलिड हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल होल्ड करने का सलाह होगा। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है इस शेयर में, GMR एयरपोर्ट में 125 रुपए के टारगेट के लिए। आज गैस वाली शेयर भी बस कर रहे हैं और आज जो ज्यादा तेजी है हम देख रहे हैं IGL के शेयर में। दरअसल PNGRB ने नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में बदलाव किया है और ये इनके हक में है। जो CGD वाली जो कंपनीज हैं इनको सालाना 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बचत हो सकती है, ऐसा एस्टिमेट से रिसर्च फर्म की तरफ से। लेकिन जो ब्रोकरेजेस हैं वो IGL को लेकर काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। फिर से 200 रुपए की तरफ बढ़ चला IGL, लेकिन आशा जी कहानी यही रही है IGL की कि 200 रुपए के ऊपर निकल के फिर ये शेयर ना दम तोड़ देता है। राय क्या होगी आपकी IGL को लेकर? बिल्कुल आपने सही बोला अभिषेक जी, क्योंकि 200 एक अहम लेवल है इसके लिए। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी लेवल आता है और काफी सारे मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं 200 से लेके 205 के जोन में, जो इसको ऊपर की तरफ जाने नहीं देते। तो आज क्योंकि एक न्यूज आई है, उस न्यूज का हमने रिएक्शन देखा है, जस्ट ऑन दैट बेसिस ये एक रिएक्शन आया है। पर इसके लिए ये हमें खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से 205 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए कुछ समय तक। ये 205 के ऊपर अगर सस्टेन करता है कुछ समय तक, यानी कि कुछ क्लोजेस ये 205 के ऊपर देता है, तब जाके इसमें कुछ कन्विक्शन आएगा फॉर द फर्दर अपसाइड ऑफ 215 टू 220-25। अभी सिर्फ होल्ड करना है, किसी ने ऑलरेडी लिया है और नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है। ओके, तो नई खरीदारी की सलाह नहीं है IGL, लेकिन आप होल्ड यहाँ पर कर सकते हैं। सौम्य जी, आप दिग्गज स्टॉक की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपकी राय चाहिए। यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव आ रही है और उनको लगता है कि री रेटिंग के कई सारे रीज़न हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिख रही है और क्वार्टर दर क्वार्टर अपग्रेड करने की संभावनाएं यहाँ पर बनेगी। मॉर्गन स्टैनली ने ऐसा कहा है और उनके मुताबिक जो कंपनी का जो फ्यूल रिफाइनिंग का काम है ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला बिजनेस बन गया है और फ्री कैश फ्लो का फ़ायदा तो मिल ही रहा है इस वजह से, और साथ ही रिटेल नेटवर्क का जिस तरह से ये एक्सपेंशन कर रहे हैं उसका भी आने वाले समय में है। और उन्होंने कहा है कि गोल्डन एज शुरू हो रहा है इस सेक्टर के लिहाज से और इस कंपनी के लिहाज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर आपकी राय क्या है स्वामी जी? पॉजिटिव रहूंगा इस स्टॉक पर। इन द मीडियम टर्म आउटलुक मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जो 1450 के आसपास जो बेस बना ये स्टॉक का और वहां से जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला, अब यहाँ से मुझे लगता है ये एक नई रैली है ऊपर की तरफ। इन द वेरी शॉर्ट टर्म 1500 के आसपास के एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट्स है, मुझे नहीं लगता कि ये नीचे में टूटे। सो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी एवरी डिप में। ऊपर में अगर आप टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट 1600-1650 के आसपास का होगा। इन द मीडियम टर्म आउटलुक, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसमें आप बाइंग करें, लेकिन अगर आपका मीडियम टर्म का नजरिया है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, डेफिनेटली इसमें आप ये रिलायंस इंडस्ट्री आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो मीडियम से लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो डेफिनेटली आप इसे खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इस पर कोई राय नहीं है, तो बाय ऑन डिप्स करें, लेकिन नजरिया आप लंबी अवधि का रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतर स्टॉक है, ऐसा स्वामी जी को लगता है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अभिषेक एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए हैं वेदांता को लेकर, जानेंगे क्या कुछ है उसमें और आगे की कहानी वेदांता को लेकर क्या बन रही है, चर्चा होगी ब्रेक के बाद। चलो लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। शुरुआत अब करेंगे वेदांता से। वेदांता शुरुआती कारोबार में 2.5 के करीब था, लेकिन अब ऊपरी स्तर से हल्का हुआ है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो
5 दिनों में ही 8% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक में आ चुकी है और इस साल भी देखें तो एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर दिखी है और अपने बेंचमार्क को निफ्टी मेटल इंडेक्स को भी इसने आउट परफॉर्म किया है। चलिए अभिषेक के पास कुछ डिटेल्स है। अभिषेक बताइए, कंपनी को लेकर कल एनसीएलटी से एक बड़ी खबर भी आई कि डीमर्जर प्लान को मंजूरी भी दे दी गई है, लेकिन आगे के लिए क्या कुछ हर्डल है और क्या कुछ मौके हो सकते हैं यहाँ पर, क्या रिसर्च आपने किया है? विश्वमोहन, 2 साल पहले करीब करीब वेदांता ने ऐलान किया था डीमर्जर का और मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है ना, आपको याद होगा कि 2013 में हमने देखा था कि तब स्टरलाइट इंडस्ट्रीज में सेसा गोवा का मर्जर किया, बाद में उसका नाम बदल के वेदांता हो गया। उसके बाद केयर इंडिया का मर्जर किया 2017 में कंपनी में, और अब उसके बाद खबर आई 6 साल कि नहीं हम डीमर्ज करेंगे 4 अलग अलग बिजनेसेस में। अब वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश है, शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा। शेयर हम देख रहे हैं कि पहली बार ये 550 रुपए के ऊपर निकला है, नए हाइस पर जाके कारोबार कर रहा है, लेकिन बड़ा गजब नेचर की कंपनी है ये। अब एनसीएलटी मुंबई ने मंजूर कर दिया है तो एक बड़ी रेगुलेटरी जो अड़चन थी वो दूर हो गई है। आगे कुछ और रेगुलेटर्स की और शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लेने पड़ेंगे इनको डिमर्जर करने के लिए। देखिए इसको लेकर ना ब्रोकरेजेस जो हैं वो बुलिश हैं वेदांता के शेयर को लेकर। नुआमा ने बाई की रेटिंग दी है, 688 रुपए का लक्ष्य है। एमके ग्लोबल की बाई की रेटिंग है, 625 रुपए के टारगेट है। और कौन कौन सी कंपनीज डिमर्ज हो रही हैं वेदांता से? वेदांता तो रहेगी एज अ होल्डिंग कंपनी भी उसमें रहेगी, जिसका कि हिंदुस्तान जिंक में करीब 62% के आसपास का स्टेक भी है। लेकिन जो और 4 कंपनीज इसके अलावा हो जाएंगे लिस्टेड स्पेस में, वेदांता एल्यूमिनियम हो जाएगी। जो टोटल माइंड एल्यूमिनियम है देश में, लगभग 46% अकेले वेदांता एल्यूमिनियम उसको माइंड करती है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ये कंपनी है और किस तरह की वैल्यू लॉकिंग होगी। दूसरी कंपनी होगी वेदांता ऑयल एंड गैस। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें, लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा पोस्ट किया था, एक बड़ी कंपनी। ये अलग होगी, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील। तो ये टोटल 5 लिस्टेड कंपनीज हो जाएंगी। अब डीमर्जर से बेनिफिट क्या होंगे? देखिए वैल्यू अनलॉकिंग तो होगी जो रिटेल जो निवेशक हैं या फिर बाकी भी निवेशक हैं उनके लिए, लेकिन स्ट्रेटजिक फोकस क्लियर हो जाएगा। कंपनियां इंडिविजुअली काम करेंगी, अपने अपने हिसाब से इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखकर अपने डिसीजंस ले पाएंगी। कैपिटल एलोकेशन को लेकर भी उनको स्वायत्तता मिल जाएगी। एक और चीज होगी कि अब उनके पास अलग अलग डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम होगी, तो जो एफिशिएंसी होगी वो बेहतर होगी, डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होगी, कंपनीज में पारदर्शिता भी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें बेनिफिट वाली होंगी। और इस साल वेदांता ने निफ्टी मेटल को बड़े मार्जिन से आउटपरफॉर्म किया है। निफ्टी मेटल अगर इस साल 21% चढ़ा है तो वेदांता में हमने करीब 27-28% के आसपास की तेजी देखी है। और अगर आप 2 साल में देखेंगे तो ये डबल से ज्यादा हो गया है। 5 साल की बात करें तो करीब करीब 270-80% का उछाल वेदांता के शेयर में देखने को मिला है। बीच में डिलिस्ट कराने की कोशिश भी हुई थी वेदांता को, वो तो इसके जो शेयर होल्डर थे इंक्लूडिंग एलआईसी वो अड़ गए, अदरवाइज ये कंपनी अब तक डिलिस्ट हो चुकी होती। लेकिन अब ये हम डीलिस्टिंग के बाद अब डीमर्जर की बातचीत कर रहे हैं। आस्था जी, आपकी राय वेदांता को लेकर, क्योंकि ये मेटल से जुड़ी कंपनी है तो वैसे भी आप इसको बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहे होंगी और इसका इतिहास भूगोल तो सबको पता है। जरा बताइए कि अब क्या राय है इस पर? देखिए, मुझे लगता है जो ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो था, ये बहुत कुछ स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हुआ है। हमने एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी है, लेकिन ये तेज़ी आगे भी जारी रहेगी। शॉर्ट टर्म में सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आ सकती है, पर वो प्रॉफिट बुकिंग को एक मौके के तौर पे लेना चाहिए खरीदारी करने के लिए। चल रहा है 568 के आसपास, मेरे हिसाब से थोड़ी-सी गिरावट और आ सकती है 550 545 के ज़ोन में, तो वहां पे वापस से खरीदारी के मौके ढूंढे। और ये गिरावट जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग होगी क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने एक बड़ा राइज दिखाया है, तो गिरावट पे बिल्कुल इसमें वापस से खरीदारी करने की सलाह है। और जो अब लेवल्स आ रहे हैं वो 620 630 के आ रहे हैं। ठीक है, 620 630 के लेवल आ रहे हैं वेदांता के लिए। आज हम देख रहे हैं कि जो 6 दिन की जो लगातार तेजी चल रही थी वेदांता में, जो सिक्सर लगा था उस पर ब्रेक लगा है। लेकिन मेटल में अगर आप अदर स्टॉक्स की बात करें तो हिंडाल्को में तेजी है, नाल्को में तेजी है। देखिए एक चीज़ तो ये है कि चाइना में शायद स्टिमुलस मिले मेटल सेक्टर को, और वहाँ पर जो प्रॉपर्टी मार्केट जो है थोड़ा स्लगिश है, उसमें डिमांड लौटे तो एक उनके लिए ट्रिगर बनेगा। थोड़ा आउटपुट कट की बातचीत चल रही है। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका में दरें घटी हैं और यूएस डॉलर भी थोड़ा सा नरम पड़ा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ा हम देख रहे हैं कि प्राइसेस को स्टिमुलेट कर रहे हैं।
राय अमिल जी, आपकी नाल्को हिंडाल्को कोई शेयर जो आपके रडार पर आ रहा हो, क्या ट्रेड बनेगा? एब्सोल्युटली, हिंडाल्को इज ऑलवेज ऑन माय रडार। हिंडाल्को मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इनफैक्ट हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, ये सारे ही स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन माय प्रिफर्ड पिक हमेशा से हिंडाल्को रहा है। मैंने आपके चैनल पे बहुत बार बोला भी है कि हिंडाल्को में जो अभी तेजी शुरू हुई है इन द लास्ट 3-4 महीने में 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास पूरा कंसोलिडेशन हुआ, वो पूरा का पूरा ऊपर की तरफ टूटा है। अ ग्रेट स्टॉक टू बी इन फॉर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, दोनों ही। इनफैक्ट इन द वेरी शॉर्ट टर्म एज वेल, इस समय 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो एक बेजिंग आउट पैटर्न है। 800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, मुझे लगता है ये 950,000 तक मीडियम टर्म में जा सकता है। सो टारगेट आप मीडियम टर्म का रखें, शॉर्ट टर्म का ना रखें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का रखें। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आप टारगेट रख के चलिए हिंडाल्को जैसे शेयर में। एक शेयर जहां पर हम ना एक शार्प स्पाइक देख रहे हैं, वो है इंडिया सीमेंट का। डे हाई पर है, करीब 6% के आसपास का उछाल है। करना क्या है आपको इंडिया सीमेंट के शेयर में, ये रणनीति हम ब्रेक के बाद जानेंगे, और एक अपने सहयोगियों को भी जोड़ेंगे, आनंद शुक्ला जुड़ जाएंगे और उनसे जानेंगे कि बाजार में 3 बजे तक का कारोबार कैसा हुआ है। मार्केट एट 3 भी लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। इस बीच देखिए, इंडिया सीमेंट हमारे क्लोजिंग ट्रेड्स के कॉल में प्रदीप जी ने ये राय दी थी इंडिया सीमेंट खरीदने की, और 438 के आसपास का टारगेट था, 435 से 438 का आपने टारगेट रिवाइज भी किया था, लेकिन उस टारगेट के करीब भी इंडिया सीमेंट पहुंच गया है। आपका टारगेट अचीव हो चुका है प्रदीप जी, और इस तरह के कुछ और कॉल बता दीजिए इंडिया सीमेंट जैसे फटाफट से टारगेट लग गए, ऐसा कोई और कॉल आइडेंटिफाई किया है क्या आपने? जी बिल्कुल सर, देखिए अभी 437.70 का हाई लगाया, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव है, तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है, मुझे लगता है कि सेकंड टारगेट के लिए अभी भी आप 2-4 दिन वेट करके जाइए। सेकंड एक मेरा कॉल था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पे शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि एक बार 1030 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस में मेंटेन करना चाहिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। स्टॉप लॉस रहेगा अप्रोक्स, एक सेकेंड, स्टॉप लॉस देना पसंद करूंगा 968 पे। 968 पे मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस, 115 रहेगा फर्स्ट टारगेट, 1040 रहेगा सेकंड टारगेट। 4-5 दिन का व्यू रहेगा, और करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा इसमें। तो करंट लेवल पे ही जो मौजूदा भाव, ताज़ा भाव है, उसी पे खरीद ले। 968 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा है, पहला टारगेट 1015 का है। चलिए, लेकिन एक और स्टॉक है जो हफ्ते भर में ही निवेशकों के पैसे को करीब 2 गुना कर दिया है। 95% की तेजी आ चुकी है लिस्टिंग से इस कंपनी में। मैं मीशो की बात कर रहा हूं, और आज भी इसमें 20% का ऊपरी सर्किट लगा हुआ है, और आईपीओ प्राइस से शेयर करीब करीब 2 गुना हो चुका है। बाजार क्यों है इस पर इतना बुलिश, और डिटेल्स के साथ स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए। जी बिल्कुल, मीशो का स्टॉक फोकस में है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी मीशो के स्टॉक में काफ़ी बड़ी अपटिक हमने देखी थी, क्योंकि वॉल्यूम्स मीशो के काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। बट आज कारण कुछ और है। यूबीएस के नोट पर मीशो का स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। हम नोट के बारे में चर्चा करें उसके पहले कुछ नंबर समझ लेते हैं। मीशो फिलहाल रिकॉर्ड हाई पर है, 20% अपर सर्किट में लॉक किया गया है, और इसके दम पर उनके जो को फाउंडर और सीईओ है विदित आत्रे, उनको अरबपति का स्टेटस मिल चुका है। उनकी नेटवर्थ अब 10,220 करोड़ हो चुकी है। मीशो के होल्डिंग से उनका जो मीशो का स्टेक है उसकी वैल्यू अब 10,220 करोड़ हो चुकी है। मीशो का ओवरऑल मार्केट कैप भी 97,637 करोड़, 1 लाख करोड़ के बहुत पास पहुंच गया है मीशो का टोटल मार्केट कैप। सो 20% की अपर सर्किट, स्टॉक 216 के पार, 111 रुपए के इश्यू प्राइस में करीब 95% ऊपर हो चुका है अपने इश्यू प्राइस से बहुत ही कम समय में। मीशो की ग्रोथ निवेशकों के भरोसे से नेटवर्क में बड़ी छलांग आई है। इस तेजी से कंपनी के सीईओ विदित आत्रे भी अरबपति बन चुके हैं। जैसे कि हमने बात की, आत्रे के पास 47.25 करोड़ शेयर्स यानी कि लगभग 11% हिस्सेदारी है मीशो में, और मौजूदा वैल्यूएशन पर हिस्सेदारी की कीमत लगभग 10,220 करोड़ होती है, जो बिलियनर के मार्क से थोड़ी सी ऊपर है। अब आके बात करते हैं कि ये अपटिक के पीछे कारण
क्या है, और ये है यूबीएस के द्वारा दी गई एक बहुत ही बुलिश नोट, जहां पर वो कहते हैं कि अपनी खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है। 220 रुपये का लक्ष्य है। इनफैक्ट उन्होंने अपनी कवरेज शुरू की है स्टॉक पर बाय रेटिंग के साथ। एसेट लाइट और वर्किंग कैपिटल मॉडल से लगातार ये कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी के पास। अन्य इंटरनेट कंपनियों के मुकाबले कम कैश बर्न और बेहतर स्केलेबिलिटी दर्शाया है मीशो ने अब तक। FY25 से FY30 के बीच में नेट मर्चेंडाइज वैल्यू, उनका जो NMV है, इसमें 30% कैगर का अनुमान भी लगाती है यूबीएस। तो काफ़ी बुलिश नोट आ रहा है। बाय इनिशिएशन किया है, कवरेज शुरू की है बाय रेटिंग के साथ। टारगेट प्राइस है 220 रुपये प्रति शेयर। तो इनका इस कारण की वजह से मीशो के स्टॉक में काफ़ी अपटिक हमें देखने को मिली है लेकर आने के लिए। लेकिन यूबीएस के जो टारगेट थे उसके पास अब मीशो पहुंच भी चुका है। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि इस तरह की कंपनियां जब अपने लिस्टिंग के बाद से बहुत तेज़ी से चलती है, फिर नीचे की तरफ भी आती है, रिस्क भी रहते हैं, लेकिन जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी कंपनी के साथ रिस्क ये है कि अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। गौरव शर्मा और सौमिल मेहता दोनों हमारे साथ बने हुए। गौरव जी, एक राय आपसे मीशो पे ले लूंगा। इतनी तेजी के बाद क्या आपकी राय क्या है, क्योंकि जो यूबीएस के जो टारगेट है उसके पास ही पहुंच चुका है ये स्टॉक। आप कोई रिस्क ज्यादा तो नहीं दिख रहा है अब इस भाव पर इतनी तेजी के बाद? विष्णु मोहन जी, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, डेटा ना के बराबर है, और हमने अभी इस पे कवरेज भी स्टार्ट नहीं किया, तो देखो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। टेक्निकल एनालिस्ट के लिए तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर फंडा व्यू देना, क्योंकि पिछले हफ्ते की लिस्टिंग एक कंपनी है। चलिए आगे राय इस पर भी लेंगे, लेकिन इस बीच चलते हैं अपने सहयोगी आनंद के पास। उनके पास पूरी लिस्ट है ऐसे स्टॉक की जहाँ पर आज एक्शन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। बताइए आनंद, कौन कौन सी वो कंपनियाँ हैं, अपडेटेड लिस्ट बताइएगा। जी विश्व मोहन, आज बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। लाल निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है बाजार। और सेक्टर की बात करें तो टॉप सेक्टोरल लूजर जो है वो रियल्टी बना हुआ है। रियल्टी सेक्टर में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। डेल्टा कॉप देखिए, शोभा डेवलपर्स, प्रेस्टीज स्टेट्स, इन तीनों शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। करीब 1 से 2% की गिरावट पर कारोबार करते नजर आ रहा है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो एक्सो नोबल का शेयर देखिए डिस्काउंट पर ब्लॉक डील हुई है, जिसके चलते इस शेयर में करीब 12 से 13% की आज गिरावट देखने को मिल रही है और औसत से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं आईजीएल की बात करें तो नोमुरा का अपग्रेड मिला है कंपनी को और 4 से 5% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। औसत से करीब 34 गुना ज़्यादा वॉल्यूम आईजीएल के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। वहीं पॉलीकैप की बात करें तो 4% की कमजोरी पर कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से करीब 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो पावर ग्रिड पर खबर आई है, कंपनी 1227 करोड़ निवेश के लिए कंपनी को मंजूरी मिली है और ये जो कंपनी निवेश करेगी वो भद्रावती प्रोजेक्ट में करेगी, जिसके चलते आज हरे निशान में कारोबार करती नजर आ रही है कंपनी। एसबीआई की बात करें तो अश्विनी कुमार तिवारी जो हैं वो दोबारा एमडी नियुक्त किए गए हैं और ये जो कार्यभार संभालेंगे वो 31 दिसंबर 2027 तक कार्यभार संभालेंगे, जिसके चलते आज एसबीआई का शेयर भी पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा है। इसके अलावा केपीआई ग्रीन की बात करें तो आज फोकस में बना हुआ है। 475 करोड़ जुटाएगी कंपनी, 475 करोड़ जुटाने को मंजूरी मिली है और ये जो पूंजी कंपनी जुटाएगी वो प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जुटाएगी, जिसके चलते आज ये शेयर भी फोकस में बना हुआ है। और अंत में ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। इन्होंने खरीदारी की राय दी है, लेकिन जो लक्ष्य है उसे घटाया है। लक्ष्य 180 से घटाकर 170 रुपये कर दिया है। साथ ही छोटे स्टोर से मार्केट जो है उसे बढ़ाने पर फोकस है कंपनी का। वित्त वर्ष 2026 से 28 के अर्निंग का जो अनुमान था उसमें इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है, जिसके चलते आज शेयर में कमजोरी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये बड़े अपडेट्स थे जहां आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए। पावर ग्रिड हम देख रहे हैं कि 260 रुपये के आसपास इसके भाव आ गए हैं गिर के, और हमने देखे थे कि नंबर थोड़े से वीक आए थे सितंबर तिमाही के, उसके बाद हमने शेयर में कमजोरी बनते हुए देखी। 260 के आसपास है। आस्था जी, क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है पावर ग्रिड में? यहां से आप कोई अपमूव देख रही है शेयर में? अच्छा ठीक है, आस्था जी नहीं है। गौरव जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे पावर ग्रिड को लेकर।
अभिषेक जी नहीं, इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी भी स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन काफी वीक है। कोई यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। नो रिस्पाइट व्हाट्सोएवर, अभी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी दिलीप बिल्डकॉन में यहां से है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज 6% का उछाल है दिलीप बिल्डकॉन में। और मतलब माइनिंग हो गया, रोड हाईवे हो गया, वहां से इनके मेजोरिटी ऑफ ऑर्डर आते हैं। हालांकि जो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो उतने अच्छे थे नहीं दिलीप बिल्डकॉन के, लेकिन शेयर ये चल रहा है। सौमिल जी, आपका व्यू शेयर को लेकर? डीबीएल में मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म, नॉट इन द मीडियम टर्म आउटलुक। मीडियम टर्म में अभी भी मुझे लगता है कि ये एक रेंज में ही रहेगा। इन द वेरी शॉर्ट टर्म जो पॉजिटिविटी है वो मुझे लगता है कि ऊपर में जो टारगेट्स बनते हैं अराउंड 510 और 520 के आसपास के टारगेट्स बनते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक में, क्योंकि एक बहुत ब्रॉड रेंज में है और ये रेंज ही मैं समझता हूँ कि रहेगी। एक क्रूशियल सपोर्ट है वो 20 डेली मूविंग एवरेज आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह लेके चले, दैट इज 454। इसके नीचे जाए तो आप डेफिनेटली एग्जिट कीजिए, बट इन द वेरी शॉर्ट टर्म यस 510 520 वुड बी द टारगेट। 500 रुपए के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है दिलीप बिल्डकॉन का शेयर। ब्लू स्टार में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे मूव्स आ रहे हैं और आज भी थोड़ी सी इसमें बाइंग है। 1750 रुपए तक ये शेयर गिर के आ गया था प्रॉफिट टेकिंग के बाद, लेकिन वहां से 100 रुपए के आसपास से रिकवरी आ गई है। गौरव जी, ये जो पूरा जो बास्केट है कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला, उसमें बाइंग इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लू स्टार, क्या आपको लगता है कि यहां से और अभी चल सकता है शेयर? अभिषेक जी, गुंजाइश जरूर है यहाँ पे चलने की। व्हाइट गुड्स कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया है अपने पूरे सीजन में, और अब यहाँ से थोड़ी कुछ चाल चलती हुई नजर आ रही है। तो काफी अर्ली है, बट 1825 अच्छे लेवल्स हैं। यहाँ से इस पोजीशन में एड अप किया जा सकता है स्टॉक को। ऊपर की चाल बनी तो ये लगभग 100 रुपए तक का मूव दिखाने की गुंजाइश है, 1925 तक। ठीक है, 1925 तक ये शेयर जा सकता है। फार्मा से आप जरा ये शेयर लेकर आइए, अरविंदो फार्मा। शुरुआत थोड़ी उतार चढ़ाव वाली हुई थी, लेकिन क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है। ये 1.25% के आसपास की इसमें तेजी है, 1200 रुपए के आसपास के भाव हैं। अरविंदो फार्मा, सौमिल जी, थोड़ा सा वोलेटाइल रहा है, लेकिन हमने देखा कि 1150 रुपए तक आके शेयर थोड़ा रुका और वहां से चलने की कोशिश है। क्या ये चल पाएगा शेयर? आई थिंक मैं ऑरबिंदो फार्मा पे बहुत समय से बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये स्टॉक में स्लो एंड स्टेडी मूव बन रहे हैं, लेकिन ये एक अप ट्रेंड में है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। आई डू अंडरस्टैंड बहुत स्लो चल रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। 40 डेली मूविंग एवरेज का अभी सपोर्ट लिया है, और दूसरा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी मिला है। ग्रेट सेटअप है यहाँ पे। मुझे लगता है ऊपर में द टारगेट्स वुड बी 1280 और 1350। ये दो टारगेट्स आप लेके चले। नीचे में 200 डेली मूविंग एवरेज का 1150 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के चले फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक। नीचे में और एक जो स्विंग लो है ऑन द मंथली चार्ट्स विच इज 1068, ये ध्यान में रखिएगा फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक। ओके, तो ये स्टॉप लॉस है और टारगेट भी आपके लिए 1280 से लेकर 1350 तक के टारगेट है। 1150 तक का स्टॉप लॉस भी आप ध्यान रखिएगा। आज बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी चल रहा है, हालांकि सारे बैंक्स पे हमने राय ली भी थी, लेकिन एसबीआई में भी काफ़ी अच्छी तेजी है। आपको कुछ पीएसयू बैंक्स में पसंद आ रहा है क्या सौमिल जी? पीएसयू बैंक में इस समय देयर इज ओनली एसबीआई व्हिच आई लाइक। एसबीआई में अभी जस्ट वेरी रिसेंटली अभी भी हाई पे ही चल रहा है। एक फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो एसबीआई वुड बी माय पिक इन द वेरी शॉर्ट टर्म। 958 का एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में मुझे लगता है कि 1020 1030 तक वापस ये स्टॉक जा सकता है। एंड बुलिश इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म एज वेल फॉर एसबीआई। तो ये एक दिग्गज भी है। तो इस समय ऐसे सिचुएशन में एसबीआई इन पीएसयू बैंक्स वुड बी अ गुड पिक। आज कमजोर बाजार में भी ये आईटी की ज्यादातर कंपनियां मजबूत है। ओएफएसएस को छोड़ दीजिए, इनकी कहानी, इनकी पेरेंट कंपनी
में ही कमजोरी है, तो उसका असर दिख रहा है। लेकिन कोफोर्ज और ये दोनों स्टॉक को छोड़ के बाकी सारे निफ्टी आईटी के जितने भी स्टॉक्स है सारे तेज नजर आ रहे हैं। विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआई, टीसी सब में थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर दिख रही है। गौरव जी, आपको क्या पसंद आ रहा है आईटी कंपनियों में? विष्णुमोहन जी, अगर ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से देखें तो एक विप्रो में ट्रेड जरूर बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा अपमूव की गुंजाइश नजर आ रही है। 261 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बार 63-64 के रेंज को तोड़ेगा तो आई थिंक ये स्टॉक अपना एक अपमूव बनाएगा अपने प्रीवियस हाइस की तरफ, जो कि 271 और 278 जोन्स की तरफ है। तो उस टाइम पे एक छोटा स्टॉप लॉस 259 का लगा के बाय किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हमें टीसीएस, टेकएम, कोफोर्ज, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, ये सभी शेयर्स पसंद हैं। के प्राइवेट बैंकों पर एक राय सौमिल जी आपकी लेंगे। सरकारी बैंकों में तो हमने चर्चा काफी कर ली, लेकिन आज ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स कमजोर नजर आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तमाम दिग्गज बैंक कमजोर नजर आ रहे हैं। एक्सिस में तो कल भी काफी निम्स की चिंता में गिरावट दिखी थी मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद। आपको क्या लग रहा है, इस गिरावट में कुछ मौके हैं कि अभी और नीचे आने दे? प्राइवेट बैंक्स में कोई मौके दिख रहे हैं सौमिल जी? अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं, आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं या एक्सिस बैंक की बात करूं, ये तीनों ही बैंक ने ना कुछ क्रूशियल लेवल्स नीचे तोड़े हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म बहुत क्रूशियल लेवल्स नीचे तोड़े हैं। तो इस समय मैं अवॉइड कर रहा हूं इन तीनों ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, जो हैवी वेट्स भी हैं, राइट। अब एचडीएफसी बैंक वेरी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि 974, मैंने आपके चैनल पे शायद पहले भी बहुत बार बोला होगा, 974 पे बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर वो नीचे में टूटता है तो थोड़ी सी गिरावट और बढ़ सकती है टिल 950 तक, जो 200 डेली मूविंग एवरेज है। अब ये स्टॉक्स जो दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग साइड पर है, धीरे धीरे करके 1 बाय 1 थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख के चलना चाहिए फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन लार्ज कैप्स। ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। कोलगेट का शेयर जरा लेकर आइए स्क्रीन पर। ये डे लो पर इस वक्त आपको दिखाई देगा और जो गिरावट है करीब 3.25% के आसपास की है। और आज हमने देखा कि पूरा जो एफएमसीजी पैक है ना, माहौल उसका नरम ही है। और आज ही नहीं, मतलब इन शेयरों ने पैसे बना के दिए नहीं है। अगर आप साल भर में देखेंगे तो करीब 25% नीचे आपको दिखाई देंगे। कोलगेट पामोलिव के शेयर 2090 रुपये के आसपास के भाव। गौरव जी, क्या राय है आपकी? कोलगेट पामोलिव क्या करना चाहिए शेयर में? क्या एग्जिट कर लें? क्योंकि देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मेरा व्यू पूछेंगे ना, तो एफएमसीजी को लेकर मतलब एक्साइटमेंट कम रही है और आगे भी कोई फ्यूचर बहुत खास दिखाई दे नहीं रहा है। अभिषेक जी, अभी मुझे उत्साहजनक स्थिति कोलपाल के स्टॉक में तो नहीं नजर आ रही है। लेकिन ऑन द होल अगर एफएमसीजी की बात करें तो कुछ स्टॉक्स, कुछ एरियाज हैं जहां पे अभी भी कुछ स्टीम है और वो प्लेस्ड हैं। वो अन्य शेयर्स हैं लाइक ब्रिटानिया हैं, नेस्ले हैं फॉर दैट मैटर। लेकिन कोलपाल की स्पेसिफिकली बात करें तो यस, इसे एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, कोलपाल से एग्जिट कर लेना चाहिए। एक काम करते हैं, 3:15 बज गए हैं। जरा ये समझ लेते हैं कि अगर आपको बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी करना हो तो फिर मौके कहां पर बनेंगे। तेजी वाले शेयर, मंदी वाला शेयर, जहां पर भी कंफर्ट बैठता है, अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे और शुरुआत करेंगे उसकी। सौमिल जी, आपसे बताइए, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी, किस साइड का कन्विक्शन है और कौन सा शेयर आप रेकमेंड करेंगे? बाई साइड पे रहना चाहूंगा। मुझे लगता है मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी ही रहेगी ऊपर की तरफ ही, लेकिन ओनली लार्ज कैप स्टॉक्स, जैसे मैंने पहले टाइटन दिया, भारतीय एयरटेल दिया, हमने ऑलरेडी एसबीआई के बारे में बात कर ली और हिंडाल्को के बारे में भी बात कर ली है। तो यही स्टॉक्स है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक और स्टॉक है ब्रिटानिया, मुझे अच्छा लगता है। ब्रिटानिया में बेसिकली वेरी रिसेंटली एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है, एक कंसोलिडेशन में था कुछ समय से अबाउ द 200 डेली मूविंग एवरेज। मुझे लगता है ये नई रैली शुरू कर रहा है यहाँ से। एक 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 5880 के आसपास, और ऊपर में मुझे लगता है कि 6400 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, 5880 ये होगा स्टॉप लॉस का लेवल और 6400 रुपए तक के टारगेट ब्रिटानिया के लिए।
%.5% के गेंस आज हम देख रहे हैं और एक बहुत ही छोटे से रेंज में ब्रिटानिया ने ही कारोबार किया है पूरे दिन और यही बाजार की भी पिक्चर रही है। गौरव जी, आपका शेयर कौन सा होगा BTST के लिए? मैंने एक और PSU बैंकिंग स्पेस का स्टॉक चुना है, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। पिछले 3-4 दिन की कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आता नजर आ रहा है। 119 का भाव है शेयर का। यहाँ पे हम BTST के लिए कंसिडर कर सकते हैं स्टॉक को। एक मामूली सा स्टॉप लॉस प्लेस कर ले मात्र ₹1 का 118 पे, और टारगेट्स 124 तक के उम्मीद किए जा सकते हैं स्टॉक के अंदर। एक और स्टॉक जो मुझे खासा पसंद आ रहा है इन लेवल्स पे, दैट इज भारती एक्सा। धीमे धीमे निकल रहा है, हो सकता है कल मूव आ जाए, हो सकता है ये एक दो दिन अपना कंटिन्यू भी कर ले, बट हाँ प्राइस पॉइंट और जिन लेवल्स पे है वो एक अट्रैक्टिव बेस बन रहा है। 1760 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर बाई की पोजीशन बनाई जा सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें 1720 के आसपास का, और BTST स्टैंड पॉइंट से 1800 के करीब, और एक पोजिशनल 3-4 दिन के हिसाब से व्यू देखूं तो 1850 से 1900 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हैं स्टॉक के अंदर। ओके, तो ये राय भारती एक्साकॉम को लेकर है यहाँ पर। चलिए, एक स्टॉक है, कल हम यहाँ पर ब्रेकआउट देख रहे थे और 200 DMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था एस्ट्रल का, लेकिन आज ये काफ़ी कमज़ोर हो गया है। स्वामी जी बताइए, आज तो 2.5% से ज़्यादा टूट चुका है एस्ट्रल, क्या और गिरावट यहाँ दिख रही है क्या? एस्ट्रल बहुत समय से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। बहुत कहीं पे परफॉर्म नहीं हुआ है ये स्टॉक। थोड़ा सा पॉजिटिविटी बीच में एक बार सस्टेन हो रहा था 200 के ऊपर, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो ब्रेकआउट ही फेल हो गया है। अब 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। आज के दिन में 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। मुझे लगता है नेगेटिविटी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। 1360 के आसपास के मुझे लगता है कि नीचे में टारगेट्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर वहां पे सस्टेन नहीं होता है तो ये 1250 तक भी जा सकता है, विच इज द प्रीवियस स्विंग लो ऑन द क्वार्टरली चार्ट्स। तो ये नेगेटिव साइड पे रखें। इसमें आप अवॉइड करके ही चले। शॉर्ट करना चाहे तो ऊपर में 1480 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। 1480 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट भी कर सकते हैं। कल हालांकि ये 200 DMA के ऊपर दिख रहा था, लेकिन वहां से वापस से आज फिर से दिख रही है। एक और स्टॉक है ट्रेंट का, ये लगातार इस साल काफी कमजोर रहा है। देखिए 43% इस साल अब तक ये टूट चुका है, और आज के सत्र में भी नए शॉर्ट्स फिर से बनते दिख रहे हैं। इतनी गिरावट के बाद भी करीब 1.5-2% की आज भी गिरावट है। गौरव जी, क्या राय है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी टाटा ग्रुप के सबसे कमजोर स्टॉक की लिस्ट में सबसे ऊपर है ट्रेंट, और गिरेगा क्या ये? आई थिंक विष्णुमोहन जी, इसे हम अवॉइड करके ही चले, अपनी सूची से फिलहाल कुछ समय के लिए निकाल दें तो बेहतर होगा। बिकॉज इस स्टॉक के अंदर अगर पिछले हम 12-15 दिनों की मैं कैंडलस्टिक्स देखूंगा तो रेंज कुछ है ही नहीं उसके अंदर, और इवन उसका पुराना भी मैं देखूं 1-1.5-2 महीने का भी रेंज देखे तो मतलब इंट्राडे मूवमेंट कुछ होता ही नहीं है, एज इफ पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। सो इट इज बेटर कि इसे अवॉइड किया जाए, और गिरावट के चांसेस हैं इसमें। आज CDSL में भी काफी शॉर्ट्स बन रहे हैं सर। CDSL को लेकर स्वामी जी क्या राय है? 0.25% टूटा हुआ है, और गिर सकता है क्या? एब्सोल्युटली नेगेटिव ऑन द स्टॉक। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। एक बहुत ही बड़ी रेंज थी इन द लास्ट 3-4 महीने में, ये रेंज बनी थी, वो रेंज नीचे में टूटी है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि द नेक्स्ट लेवल ऑन द डाउन साइड वुड बी 1410, और उस वहां पे अगर सस्टेन नहीं होता है तो मुझे लगता है कि ये 1250 तक भी जा सकता है। तो थोड़े से शार्प सेल ऑफ देखने मिल सकते हैं, इसे अवॉइड करके चलें। शॉर्ट करना चाहते हैं तो 1527 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाएं, और नीचे में जो पहला टारगेट होगा वो 1410 का पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा 1370 का। ओके, तो ये रहा है CDSL में, और गिरावट यहाँ पर और क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चलिए, हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय मौजूद हैं, उनसे समझ लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो बाजार बंद होने के बाद आने वाली है और कल बाजार में उसका असर दिख सकता है। तृप्ति बताइए, कौन कौन से इवेंट्स हैं? जी हाँ, कल के अहम इवेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। अमेरिका के साथ शुरुआत करते हैं तो कल यहाँ पर आपको CPI और बेरोजगारी के दावे के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर BOI यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों पर फैसला लेगा, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। इंडियन मार्केट्स का रुख कर लेते हैं। सेंसेक्स की कल वीकली एक्सपायरी होने वाली है, साथ ही KSH इंटरनेशनल का IPO कल बंद होने वाला है। यहाँ पर आपको पैसा लगाने का आखिरी मौका मिलेगा कल।
फुजियामा पावर में 2% की इक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड खत्म होगा। साथ ही यूरो प्रतीक सेल्स में भी 3% की इक्विटी के लिए कल लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। तो ये थे कल के लिए बड़े इवेंट्स। ठीक है, शुक्रिया तृप्ति इस जानकारी के लिए। तो इवेंट्स तो हैं, बट ऐसे कोई मार्केट मूविंग इवेंट्स कल के सत्र में बाजार के लिए मतलब नहीं है, कमी है थोड़ी सी इवेंट्स। लेकिन आज अगर हम इस लैकलशर बाजार में भी देखेंगे तो जो श्रिम्प कारोबार से जुड़ी जो कंपनीज हैं वहां पर बढ़िया मूव हमें देखने को मिला है। अवंती फीड ने अपनी तेजी को और बढ़ाई है और पिछले 3 सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है, लगभग महीने भर के ऊपरी स्तर पर आ गया है। इसके अलावा एक और कंपनी है एपेक्स फ्रोजन। एपेक्स फ्रोजन में तो क्या कमाल की 15% के आसपास की रैली आज के सत्र में हो गई है। तो ये दोनों के दोनों शेयर चल रहे हैं और जब भी इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर देखिए पॉजिटिव खबरें आएंगी ना, तो ये शेयर आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि रेवेन्यू के लिहाज से जो डिपेंडेंस है वो काफी ज्यादा है अमेरिका पर। ऑलमोस्ट 40 to 50% की रेवेन्यू इनकी अमेरिका से आती है। अब ये डिसरप्शन है ट्रेड टैरिफ्स के चलते, अगर ये हटते हैं तो फिर एक बड़ी चाल हो सकता है कि आगे भी हम देखें। राय गौरव जी आपकी इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? अभिषेक जी, यहाँ पे मैं राय देना चाहूंगा अवंती फूड पे। बहुत ही शानदार फॉर्मेशन बनी हुई है इस स्टॉक के अंदर, फॉरवर्ड लुकिंग चार्ट फॉर्मेशन है और यहाँ से मुझे उम्मीद है इसके अंदर 900 सवा 900 का भाव देखने को मिलना चाहिए। तो बाइंग के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस प्लेस करें यहाँ पे लगभग 800 के आसपास का, और 900 सवा 900 के लिए हम इसे टारगेट कर सकते हैं। वॉल्यूम बैक बाइंग नजर आ रही है स्टॉक। ठीक है, 900 सवा 900 रुपए के लिए आप अवंती फीड्स को आप खरीद सकते हैं। वॉल्यूम ठीक ठाक है, वॉल्यूम देखिए इसमें बढ़ रहा है और ये वॉल्यूम बढ़ना इस बात का संकेत है कि थोड़े से ना ट्रेडर्स जो हैं या फिर निवेशक जो हैं वो बुलिश हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कुछ अच्छी खबरें आगे निकल के आएंगी। बैंकिंग स्पेस से एक और शेयर जिसने बढ़िया रिटर्न्स दिए थे, छोटा बैंक है सिटी यूनियन बैंक। इस पर जरा राय लेते हैं। राय आपकी इस पर सौमिल जी क्या होगी? महीने भर में थोड़ा सा ना वोलेटाइल ये शेयर रहा है। लोअर लेवल पर हमने देखा कि बढ़िया सपोर्ट 260 रुपए पर बना है, क्या आगे और ये चल सकता है? मैंने एब्सोल्युटली पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। बहुत समय से ये बहुत अच्छी रैली में है। अगर आप देखें फ्रॉम लास्ट 2 महीने में फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 195 का ये इस समय 274 के आसपास चल रहा है। बहुत ही अच्छी रैली चली है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूट रहा है। एक छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। 258 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 310-320 तक की ये टारगेट दिखा सकता है इन प्रोबेबली कपल ऑफ मंथ्स। ये रहा है सिटी यूनियन बैंक को लेकर। HDFC AMC ये भी आज काफ़ी कमज़ोर है और करीब 0.25% की गिरावट है। HDFC AMC को लेकर क्या राय है गौरव जी? कमजोरी जरूर नजर आ रही है इसके अंदर, लेकिन इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक एंड आई थिंक इस गिरावट को थोड़ा और एक्सटेंड जरूर हो सकती है। यहाँ से शॉर्ट सेल तो करने की सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा सा गिरावट के बाद और नीचे मिले तो वहां पे ऐड करना स्टार्ट करना चाहिए। 2400 के भाव के आसपास मिल जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस शेयर को बाय करने की। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ओके, तो 2400 के आसपास अगर मिलता है, देश की तीसरी सबसे बड़ी AMC है, यहाँ पर 2400 रुपये के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। अब ICICI प्रूडेंशियल AMC की भी लिस्टिंग होने वाली, जो दूसरी सबसे बड़ी AMC है। एक और स्टॉक पे राय ले लेते हैं IOB को लेकर। OFS कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल रहा है, क्या राय बन रही है सौमिल जी? IOB अब तो जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है 34 रुपये, उसी के आसपास आज गिर कर आ गया है। IOB को लेकर क्या राय है सर? नेगेटिव व्यू है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही। मुझे लगता है नीचे में 30 रुपए तक ये फिसल सकता है। सो इसमें से दूर रहे। आज भी शार्प गिरावट है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बनते हैं वो अराउंड 35.80 और दूसरा रेजिस्टेंस 37.20। इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक को, लेकिन नीचे में 30 लेवल्स तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फिसल सकता है। ठीक है, IOB को लेकर ये भी 34 रुपए का भाव और डिस्काउंट पर OFS है, तो शेयर थोड़ा सा नीचे जरूर आए हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए देखिए मौका हो सकता है, हालांकि थोड़ा वीक रहा है IOB का शेयर अगर आप रेस्ट ऑफ द PSU बैंकिंग स्टॉक से अगर आप तुलना करेंगे तो। चलिए 2 मिनट के आसपास समय रह गया, एक बार जरा देखते हैं कि यह बाजार की ना क्लोजिंग कैसी होने वाली है।
निफ्टी लोअर लेवल से रिकवरी थोड़ी सी आई है, राहत वाली रिकवरी कहलें ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं कह रहा था कि 25,800 रुपये के 25,800 के लेवल के ऊपर की जो क्लोजिंग होगी ना, वो थोड़ा सा ना सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव होगी। जो गिरावट रह गई है निफ्टी में वो रह गई है 28 से 30 अंकों के आसपास की, थोड़ी सी पॉजिटिविटी वहाँ से बिल्ड हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें, 58,800 के सपोर्ट को निफ्टी बैंक ने बचाया और 58,950 के ऊपर हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग होते हुए आज की दिख रही है। हालांकि आज एडवांस डिक्लाइन का रेशियो जो रहा है वो थोड़ा सा ना कमजोर रहा है, करीब 900 शेयर अगर चले तो 2000 से ज्यादा शेयर रहे आज के सत्र में गिरावट वाले। लेकिन बाजार को आज स्ट्रेंथ कहां से मिली, तो आप देखिए श्रीराम फाइनेंस करीब 2% ऊपर, एसबीआई ने अपने गेंस को बरकरार रखा, करीब 1.5% के आसपास की तेजी हमने एसबीआई के शेयर में देखी। हिंडाल्को करीब 1.5% चला। आयशर मोटर बार बार हम देख रहे हैं कि 7,000 रुपए के भाव से बाउंस बैक देता है और आज 1.25% के आसपास की तेजी रही है। कुछ शेयर्स रहे जहां पर बाइंग आए और आईटी शेयरों ने बाजार का मूड थोड़ा संभालने का काम किया। इन्फोसिस विप्रो में हमने आज के सत्र में तेजी 0.25% के आसपास तक की देखी, आधे से 0.25% की। और अगर हम दिग्गजों की बात करें, एक्सिस बैंक कल की पिटाई के बाद आज थोड़ा संभलता हुआ नजर आया है। हॉस्पिटल वाले स्टॉक और इंश्योरेंस वाले स्टॉक थोड़ा सा मूड खराब हुआ। इंश्योरेंस में जो एजेंट का जो कमीशन होता था उस पर जो कैपिंग लगने की जो खबर आई उससे थोड़ी निराशा हुई और हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिली। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ भी उसके शिकार हुए हैं और प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लोअर लेवल से तो संभले हैं, लेकिन फिर भी लगभग 1% के आसपास की गिरावट पर ये दोनों के दोनों शेयर बंद होने जा रहे हैं। अगर हम कुछ और शेयरों की बात करें तो डिक्सन 3% टूटा, पॉलीकैब में 3.5% की गिरावट रही, मैक्स हेल्थ में 3.5% की गिरावट। पॉलीकैब ये शेयर टूटा तो जो वायर एंड केबल वाली कंपनीज है आज वहां पर हमने प्रेशर देखा। और कुछ और शेयर जो थोड़े से ना नेगेटिव सेंटिमेंट दे रहे हैं वो हैं, आप देखेंगे कि हीरो मोटो का शेयर लगातार अब थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है, 5,800 रुपये के भाव इसके आगे हैं। चलिए फाइनल क्लोजिंग के लेवल आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। 38 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ है, 25,822 की क्लोजिंग। निफ्टी बैंक की बात करें 58,950 के आसपास की हमने इसमें क्लोजिंग होते हुए देखी है। तो जितनी खराब स्थिति इंट्राडे के दौरान थी, थोड़े सा डैमेज कंट्रोल हुआ है, लेकिन यह है कि लगातार तीसरे सत्र में निफ्टी और दूसरे सत्र में निफ्टी बैंक कमजोर होकर बंद हुआ है। अभी भी 25,800 के आसपास ही निफ्टी, यानी कि 20 डे में निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर ब्रीच और उस लेवल से अब काफी दूर ये दिखाई दे रहे हैं। कल के सत्र की तैयारी हम करवाएंगे आपकी एक छोटे से ब्रेक के बाद अपना शो लेकर आएंगे। लेकिन गौरव जी, सोमिल जी, आपका बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी बेशकीमती राय हमसे शेयर करने के लिए। फिलहाल विश्व मोहन को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।